तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आज जल संसाधन में, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 है आपके, चैप्टर 3 है आपके ज्योग्राफी के, भूगोल के, क्लास 10 के, ठीक है ना। इसमें हम लोग जल संसाधन चल रहे थे हमारे चैप्टर, तो कुछ बाकी थे जो आज की क्लास में लगभग में कंप्लीट हो जाएंगे। तो पहला क्या था, ठीक है ना, मुझे याद है लास्ट क्लास जो हम लोग की छुट्टी थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन पे, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, चलिए इसे समझते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या थे, क्यों हुए थे, ठीक ना, इसे समझते हैं। और इनके नेतृत्व कहने को लीडर कौन थे, इसे भी हम लोग समझते हैं। तो पहले तो समझते हैं, ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन थे ना, एक प्रकार के पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन थे। पर्यावरणीय और सामाजिक आंदोलन थे, समाज के वर्गों के द्वारा किए गए थे, तो सामाजिक आंदोलन थे। पहले तो ये समझेंगे, है ना। इसका कारण क्या था, इस आंदोलन के होने के बच्चे कारण क्या थे, इस आंदोलन के होने के कारण क्या थे। तो नर्मदा जो नदी है ना, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर नाम की एक बांध बन रही थी। क्लियर हो गया आपके, सरदार सरोवर नाम की एक बांध बन रही थी, जिससे कई पर्यावरणीय क्षति हो रही थी। साथ ही साथ कई बांध के जो खतरे होते हैं उनकी संभावनाएं थी। कई घर जो थे, कई लोग थे, कई घर थे, वो बेघर हो रहे थे लोग। इसके कारण वहाँ के समाज के द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक ना, मेघा पाटकर जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाए गए थे। क्लियर हो गया। तो आंदोलन का कारण क्या था, पर्यावरणीय क्षति, पर्यावरणीय क्षति प्लस मानवीय क्षति। इसमें क्या होंगे, लोग बेघर हो जाएंगे, ठीक ना, आवासहीन हो जाएंगे लोग। इस प्रकार की ये क्या थे, इस प्रकार के कारण थे। नेतृत्व कौन कर रहे थे इनका, तो नेतृत्व लीडरशिप कौन लिए हुए थे, तो मेघा पाटकर जी। कौन, मेघा पाटकर जी के द्वारा, ठीक ना। कारण में ये भी बोल सकते हैं, बांध निर्माण हो रहे थे ना, बांध निर्माण, कौन से बांध निर्माण, तो सरदार सरोवर बांध, है ना, नर्मदा नदी पे ही है। कौन से बांध थे, मैं इधर लिख दूं, मैं इधर ही लिख देता हूं। कौन से बांध थे आपके, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध के बनने से कई वहां पे पर्यावरणीय क्षति और मानवीय क्षति क्या हुए कि संभावनाएं थी और हो भी रही थी। क्लियर है। इसके कारण वहां के जो समाज थे और सामाजिक वर्ग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने इस बांध का निर्माण का विरोध किया। क्लियर है, जिसे हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम दिए। क्लियर है, क्लियर हो गया सभी का, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, ये आपके आंदोलन 1985 में हुए थे। ये आंदोलन आपके 1985 में हुए थे, है ना। और ये जो बांध बन रहे थे, सरदार सरोवर बांध, ये विश्व बैंक के मदद से बन रहे थे। विश्व बैंक के मदद से निर्माण हो रहे थे। तो विश्व बैंक ने बोला 1985 या 89 में, क्लियर है। तो विश्व बैंक ने इसका समर्थन को वापस ले लिया और इस आंदोलन के समर्थन को दे दिया। इस आंदोलन के समर्थन दिए कि ठीक है, आप लोग की कहना ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण इन चीजों को देखते हुए किए जाएंगे। क्लियर है। तो ये थे आपके सरदार सरोवर बांध की पूरी जानकारी। क्लियर है आपके, सरदार सरोवर बांध या नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध के निर्माण हो रहे थे, जिससे कई प्रकार के पर्यावरणीय क्षति, जैसे कि भूकंप का आना, पारिस्थितिक तंत्र का भंग हो जाना, वहाँ के जीव जंतु का पलायन होना शहरों की तरफ, और फिर शहरों की तरफ पलायन होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, आपके मानव और जानवर के बीच क्या होंगे, संघर्ष होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। और मानवीय क्षति भी थे कई, जैसे में क्या थे, मानव वहाँ से बेघर हो जाएंगे, वहाँ के जो भारतीय, वहाँ के मानव की जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता, वो नष्ट हो जाएगी। तो ये सब आपके मानवीय क्षति थे। क्लियर है।
इसको देखते हुए वहाँ के समाज, वहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा, ठीक ना, ये आंदोलन किए गए, जिसका मेन नेतृत्व मेघा पाटकर जी ने किया था। क्लियर है आपके? और फिर ये आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम दिया गया। क्लियर है? 1985 में आंदोलन हुए थे। जो बच्चे बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, 1985 में ये आंदोलन हुए थे बच्चे, 1985 ईस्वी में। क्लियर हो गए हैं आपके? ठीक, तो आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हेडिंग दीजिए आप लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। हेडिंग क्या होनी चाहिए? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये होनी चाहिए आपकी हेडिंग। हेडिंग हो गए थे आपके जल और जल बोलो नर्मदा बचाओ आंदोलन। बोर्ड वर्क भी आप फॉलो कर सकते हैं, बोर्ड वर्क जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन में लिखिए आप लोग। अच्छा, ये लिखते चलते हो साथ साथ, चलो अच्छी बात है। चलो चलिए लिखिए फिर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में लिखिएगा। हेडिंग बन चुके थे, लिखिएगा। ठीक है, यह एक प्रकार के सामाजिक एवं पर्यावरणीय आंदोलन थे। यह एक प्रकार की सामाजिक एवं पर्यावरणीय आंदोलन थी जो 1985 में नर्मदा नदी पे बनने वाली बांध कोष्ट में सरदार सरोवर बांध लिख लीजिएगा। बनने वाली बांध कोष्ट में सरदार सरोवर बांध, बनने वाली बांध के पर्यावरणीय एवं मानवीय क्षति के विरुद्ध स्थानीय लोगों के द्वारा मेघा पाटकर जी के नेतृत्व में चलाई गई थी। चलाई गई थी। चलिए, क्लियर हो गया? चलाई गई थी। पर्यावरणीय क्षति में आपके क्या क्या थे? वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र थे, इकोलॉजिकल जो सिस्टम थे वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते। वहाँ के जो जानवर थे, है ना, एनिमल्स थे, वो क्या हो जाएंगे? माइग्रेट करने लगेंगे वहाँ से, कहने को ना पलायन करने लगेंगे, फिर शहरों की तरह जाएंगे। और शहर में जब जाएंगे तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो आदमी और जानवर के क्या होंगे? संघर्ष देखने को आपको मिलेंगे। तो ये सब आपकी कई संभावनाएं थी। ठीक ना? ये और मानवीय क्षति में क्या हुए थे? तो मानव के तो एक तो पर्यावरणीय जीव जंतु हैं, उनसे क्षति होंगे, है ना। मैन जो है, मनुष्य और जानवर की यहाँ पे क्या होंगे? तो दोनों के संघर्ष देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ क्या मिलने वाले हैं आपको मानवीय क्षति में? तो मानवीय क्षति में यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो आदिवासी हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति नष्ट हो जाएंगे, यहाँ के लोग पलायन करने लगेंगे। क्लियर है? तो ये सब क्षति थे, मानवीय क्षति। क्लियर है? मेघा पाटकर जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाई गई थी। चलिए, सारा क्लियर? अगला हेडिंग दीजिएगा, जल संकट। अगला क्या होना चाहिए? जल संकट।
जल संकट दे दिए हेडिंग, जल संकट आप लोग। चलिए समझते हैं जल संकट। तो इसे सोचेंगे जल संकट होते क्या है। चलिए कुछ पॉइंट दे रहे बच्चे। तो बच्चे जल की अत्यधिक कमी या आवश्यकता से अधिक जल की जब कमी होने लगे किसी क्षेत्र विशेष में, तो हम लोग उस समय जल संकट की संज्ञा दे देते हैं। क्लियर होगी पहली बात। दूसरे भी जल संकट होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक जल हो आ जाए, अत्यधिक जल हो जाए और जलमग्न कर दे उस क्षेत्र को, तो भी आपके जल संकट हो जाते हैं। क्लियर है आपके। तो जब जलमग्न कर दे किसी क्षेत्र को, तो उस प्रकार के जल संकट आपके बाढ़ जैसी आपदा का रूप लेते हैं। और अत्यधिक जल की कमी किसी क्षेत्र में हो जाए, तो उस क्षेत्र में सूखा जैसे आपदा के रूप ले लेते हैं आपके जल। क्लियर है आपके। जल संकट समझिए, जल संकट में हम लोग दो भागों में से करते हैं। अगर अत्यधिक जल की कमी हो जाए, अत्यधिक कमी हो जाए जल की, क्लियर है, अत्यधिक कमी हो जाए जल की, तो उस क्षेत्र में क्या किस प्रकार के आपदा के रूप ले लेंगे, ये सूखा जैसी आपदाओं का रूप ले लेंगे। वहीं आपके अगर जल आपकी आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए या पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दे, अत्यधिक कमी हो जाए, यहाँ अत्यधिक क्या हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए, अत्यधिक वृद्धि हो जाए जल में, या क्या हो जाए आपके जल में अत्यधिक वृद्धि हो जाए। क्लियर बच। तो उस क्षेत्र में क्या कर लेंगे, ये जलमग्न जैसी स्थिति पैदा करेंगे। फिर क्या हो जाएंगे, उस क्षेत्र में बाढ़ जैसी आपदा आ जाएंगे। क्लियर है आपके। तो जल की अत्यधिक कमी भी जल संकट है, और जल की अत्यधिक वृद्धि भी, जिससे जलमग्न हो जाए किसी क्षेत्र, कोई क्षेत्र जिससे क्या हो जाए जलमग्न हो जाए, तो वो भी आपके जल संकट है। जल संकट समझ आया। जल संकट समझ आए। तो एक तरफा नहीं, जो बच्चे जल की अत्यधिक कमी आवश्यकताओं की कमी जो लिख रहे हो, एक तरफा नहीं, देखो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को, एक तरफा नहीं सोचना है। इधर एक तरफा सोचेंगे जल संकट में तो दिक्कत है। एक तरफा नहीं, फिर से बुक में वही दिए चलो बुक में, अरे मैं ही तो आपदा प्रबंधन में ही तो पढ़ाता हूँ ना अरे मैं ही, हाँ ठीक है। एक तरफा नहीं, अच्छा बुक में वहाँ दे दिए, अरे बुक में ये भी दिए होंगे, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ये भी दिए होंगे बुक में, ये दिए हैं, ये भी दिए होंगे बुक में, ये भी दिए हैं। ठीक है, एक तरफा नहीं। एक तरफा आप लोग सोचते हैं कि सर जल की आवश्यकता से कमी हो जाएंगे तो उसे जल संकट कहेंगे, हाँ उसे भी जल संकट कहेंगे, लेकिन वो परिभाषा आपके अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है ना, अनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखिए ना कि अत्यधिक जल की वृद्धि भी तो हो जाए, जलमग्न हो जाए, वो भी तो जल संकट है ना। मैंने संकट और आपके आपदा में भी अंतर बतलाया था, आप देखिएगा, उसे देखिएगा, उस वीडियो पे देखिएगा, है ना। क्लियर हो गया आपके, क्लियर कीजिए। बिल्कुल। तो अत्यधिक कमी या आवश्यकता से कमी या अत्यधिक वृद्धि जिससे जलमग्न हो जाए किसी क्षेत्र, दोनों ही जल संकट हैं। दोनों ही क्या है, जल संकट है। हेडिंग लीजिएगा जल संकट। ओके, पेयजल संकट के इसके बाद कारण डिस्कस करूंगा, आप पहले जल संकट दीजिए हेडिंग। मैंने बतला दिया मैंने जितना। ओके चलिए, जल संकट हेडिंग दे दिए। चलिए लिखिए जल संकट में, लिखिएगा किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक जल की कमी या मानवीय आवश्यकताओं के लिए जल की कमी एवं किसी क्षेत्र में अत्यधिक जल की वृद्धि जिससे उस क्षेत्र में जलमग्न की स्थिति पैदा होना,
उस क्षेत्र में जलमग्न की स्थिति पैदा होना जल संकट कहलाते हैं। जल संकट कहलाते हैं। जल संकट कहलाते हैं। जल संकट कहलाते हैं। बिल्कुल आपके जल संकट आपके आपदा के रूप ले सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, संकट आपदा के रूप ले लेते हैं, है ना। वो आपदा प्रबंधन वाले में तो बतलाएंगे ना, यहाँ तो जल संकट एक अलग आपके देखने को होते हैं ना। क्लियर है आपके जल संकट। आप पेयजल संकट के कुछ कारण समझते हैं, है ना। ये तो जल संकट हो गए, आप कुछ पेयजल संकट के कारण। पेयजल संकट हो चुके हैं, देखिए अगर हो चुके हैं तो बतला दिया कीजिए, है ना। मेरे ख्याल से नहीं हुआ पेयजल संकट। अगला हेडिंग दीजिएगा, लिख लिए हैं ये। अगला क्या होंगे, पेयजल संकट। आपका अगला हेडिंग होगा पेयजल संकट। पेयजल संकट संपूर्ण विश्व में है बच्चे, किसी एक क्षेत्र में नहीं, लगभग विश्व के सभी क्षेत्रों में पेयजल संकट आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसके कुछ पेयजल संकट के कुछ कारण समझते हैं। क्या कारण है पेयजल संकट के, हेडिंग बना लीजिए साथ साथ आप लोग, पेयजल संकट के कारण। तो मुझे बतलाओ कि पेयजल क्या हो, पीने वाले पानी, पीने योग्य जो जल होते हैं ना बच्चे, उसे पेयजल कहते हैं, है ना। मीठा पानी भी कह सकते हैं इसे, मीठा जल भी कह सकते हैं, मीठा पानी भी कह सकते हैं। क्लियर है, हाँ चलिए आपकी ठीक है। चलिए ड्रिंकिंग वाटर को बच्चे लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो पेयजल संकट के क्या क्या कारण है आप मुझे बतलाइए। चलिए तो पहला मैं अगर ये बात करूं तो पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित है। तो सीमित पृथ्वी पर पेयजल की जल की सीमित मात्रा, सीमित मात्रा कितने हैं बच्चे, कितने हैं, 2%, महज 2% जल ऐसे हैं, ठीक ना। टोटल जल में से मात्र 2% जल आपके पीने योग्य हैं। हम लोग के पीने योग्य जल कितने हैं, मात्र 2% जल हमारे पीने योग्य हैं। तो पहला तो ये कारण है। चलिए दूसरा क्या कारण है आपकी, चलिए वर्षा नहीं होते हैं। तो मैं ये बोलूं कि वर्षा की अनिश्चित, वर्षा की असमान वितरण। देखिए वर्षा तो होते हैं लेकिन किसी क्षेत्र में कम होते हैं, किसी क्षेत्र में ज्यादा हो जाते हैं। तो वर्षा की असमान वितरण, समान वितरण व वर्षा की कमी। तो वर्षा की असमान वितरण है, ठीक ना। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो ज़्यादा बेहतर होंगे मेरे लिए। जैसे भारत में अगर मैं बात करूँ, मानसीराम है ना, मेघालय में, बिल्कुल चेरापूंजी, बिल्कुल वो भी जगह है। तो मैं यहाँ पे मानसीराम ले लेता हूँ, मानसीराम, मानसीराम एक जगह है ना बच्चे, मेघालय में मानसीराम जगह है जहाँ पे विश्व के सबसे अधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा भारत के मानसीराम में होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, विश्व के सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र, सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र, विश्व के सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र कौन से हैं, आपके भारत के मेघालय राज्य के मानसीराम, चेरापूंजी भी इसके हैं। बिल्कुल एग्जाम्पल है, चेरापूंजी भी इसके एग्जाम्पल में आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार मानसीराम चेरापूंजी से ज़्यादा हैं। क्लियर है आपके। अच्छा चलिए नए रिकॉर्ड में सर चेरापूंजी, ठीक है मैं चेक कर लूँगा, है ना।
मैं चेक कर लूँगा। क्लियर है? आप पहले तो ये समझ लीजिए। तो मानसीराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। वहीं आप देखिए भारत में ही देख लेते हैं, आप राजस्थान चलिए, पश्चिमी राजस्थान की ओर चलिए, वहाँ पे महज 20 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यहाँ 400 प्लस होते हैं, 400 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। 200 सेंटीमीटर से ऊपर तो 100% पूरे क्षेत्र में देखती हैं। पूरे आपके पूर्वी जो भारत है, पूरे पूर्वी भारत में लगभग में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। अगर मानसीराम की विशेष बात करूँ तो यहाँ 400 से सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। वहीं आपके राजस्थान जैसे क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर में है। तो अब देखिए यहीं पे कितनी असमानता है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं। वो भी आपके पेयजल संकट के एक कारण है, ठीक है ना। और इसके और कारण में हमें क्या लिखूं, इधर चलिए, हाँ, वन की कटाई, तो यहाँ छोटे से पॉइंट में लिख सकते हैं, वनों की कटाई। बिल्कुल है, वनों की कटाई भी वर्षा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वन वर्षा के लिए जिम्मेदार है ना, तो वनों की कटाई भी आपके वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कैसे? देखो, ये वन, आपने पेड़ पौधे में साइंस में तो हो ना वाष्पोत्सर्जन पढ़े होंगे, तो उसमें देखो पत्ती अपने जो आवश्यकता से अधिक जो जल होती है उसे रिलीज करती है, फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर वो संघटित होके ठंडे होके बादल के रूप लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार भी, ठीक ना। आप देखिएगा विश्व के जहाँ पे बहुत अधिक वन हैं उधर अधिक वर्षा होती है। जैसे मैंने पूर्वोत्तर राज्य की बात की, भारत की, बहुत अधिक वहाँ पे वन है, अधिक वर्षा भी होते हैं। आपके पश्चिमी जो घाट हैं भारत की, वहाँ पे बहुत अधिक वन है, तो वर्षा भी बहुत अधिक होती है। आप अमेज़न सुने होंगे, क्लियर है। तो वर्षा जिम्मेदार होते हैं, वर्षा के लिए वन जिम्मेदार होते हैं, क्लियर है। तो वनों की कटाई भी आपके लिए ये हो गए, है ना। चौथा में अगर कारण दूं तो वो क्या होंगे, अगर और कोई चौथा कारण दूं, हाँ, पॉइंट में भी देखिए आप इसके प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण के रूप में भी लिख सकते हैं। पेयजल संकट के कारण, प्राकृतिक कारण में आपके पृथ्वी पर जो मात्रा कम है, वर्षा की असमानता, ये प्राकृतिक कारण है आपके, ठीक है ना। बिल्कुल, देखो मैं यहाँ पे जो जल संकट की, पेयजल संकट का मतलब क्या है बच्चे, पीने के जल बहुत अधिक हो जाएंगे तो पीने के जल के वहाँ संकट कम रहेंगे थोड़े से, लेकिन कमी हो जाएंगे वहाँ संकट ज़्यादा रहेंगे। तो मैं कमी की बात कर रहा हूँ कि बच्चे के सर बांध टूट जाए तो उससे बाढ़, बच्चे वो बाढ़ के कारण में ऐड कर देना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेयजल संकट कमी वाले की बात कर रहा हूँ। क्लियर है आप लोग के? हाँ, क्लियर हो गए होंगे। तो वनों की कटाई हो गया आपकी, तो ये सब आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक प्राकृतिक कारण, एक मानव निर्मित कारण कीजिए और उसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास से ये एक ऑप्शन है, कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट में आप लोग के जो सोच के थोड़े विकसित कर रहा हूँ कि देखो पहले पॉइंट में कैसे, उसी को जो बच्चे पॉइंट में लिखने जानते हैं उसे वो कर सकते हैं। मैंने आंसर राइटिंग वाले में सेशन में भी कई चीज़ सिखलाया कि कैसे डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करके लिखना है, या कैसे कहाँ पे क्या अप्रोच हम लोग को फॉलो करना है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल लिखिए। यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो नहीं डाली गई है आंसर राइटिंग की मेरे ख्याल से। हाँ चलिए, आगे मैं डलवा दूंगा, ये कह सकता हूँ, अभी नहीं डलवाने वाला हूँ, है ना, पहले ये कर लेंगे। तो वनों की कटाई हो गए हैं आपके। प्रदूषण, बिल्कुल प्रदूषण भी हो सकते हैं आपके, प्रदूषण भी हो सकते हैं। मैं थोड़े से और कुछ और भी देना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कंक्रीटीकरण, है ना, जल का दुरुपयोग बिल्कुल होने वाले हैं बच्चे, लिखिए। मैं कंक्रीटीकरण इसलिए देखिए, जल का दुरुपयोग आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैं कंक्रीटीकरण, कंक्रीटीकरण क्या होते हैं, कंक्रीटीकरण, कंक्रीटीकरण, कंक्रीटीकरण क्या होता है बच्चे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मकान बना रहे हैं और उनके जो फर्श होते हैं, जमीन होते हैं, उसे हम लोग कंक्रीट से ढक देते हैं पूरी तरह, है ना। ऐसे कंक्रीट का उपयोग करते हैं जिसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता है, क्लियर है। तो हमने टाइल्स लगा दिए अपने घर के आसपास में, रोडों पे हमने कंक्रीट बिछा दिए हैं जिसके अंदर बरसा के जल जा ही नहीं सकते, तो ऊपर ऊपर बह के कहीं और चले जाएंगे, तो वहाँ पे भूजल की आपकी कमी हो जाएगी। भूजल की कमी होगी, पेयजल की अभी आपकी कमी होगी, एक ये भी कारण है। तो कंक्रीटीकरण या शहरीकरण एक प्रमुख कारण है। क्लियर हो गया आपके? ठीक है। अत्यधिक नलकूप, बिल्कुल अत्यधिक नलकूप भी आप जमीन के अंदर से पानी को निकाल रहे हैं, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे नलकूप लगाए हैं, तो धीरे धीरे सीमित होंगे इसकी मात्रा। तो ये कुछ कारण है, मैंने चार ही इधर लिखा है।
जल का दुरुपयोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया नलकूप या सिंचाई में अत्यधिक जल की मात्रा आप ले रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं जल को। तो जल संकट के कारण आप लोग को समझ आए। पेयजल संकट के कारण पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पेयजल संकट है। पूरे विश्व ये समस्या से जूझ रही है। क्लियर है आप लोग के? मुझे कमेंट दिख रहे हैं। चलिए लिख लीजिए फिर पेयजल संकट के कारण। ऐसे लिख लीजिएगा या फिर लिखाने होंगे मुझे? लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं मानसी राम। लिखाने होंगे क्या मुझे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, यहाँ पे आप लोग बच्चे कैसे फर्स्ट में क्या यहाँ पे लिखने हैं, पृथ्वी पर पेयजल की सीमित मात्रा। पृथ्वी पर पेयजल की सीमित मात्रा कितने? 2% ही है। दूसरा लिख सकते हैं वर्षा का असमान वितरण। जैसे मानसीराम में विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। मानसीराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के जैसलमेर जहां अत्यधिक कम वर्षा होती है। क्लियर है? लिखा ही दीजिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिख लो, लिख लो। मैं 4-5 पॉइंट लिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, और पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। काफी अच्छे, काफी अच्छे। चलिए लिखे, पहला लिखिए तो फिर हेडिंग था तो पहला लिखिए। पृथ्वी पर पेयजल की सीमित मात्रा, कोष्ठ में 2%। पृथ्वी पर पेयजल की सीमित मात्रा, कोष्ठ में 2% दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण, जैसे मानसीराम जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक वर्षा, बिल्कुल लिख लीजिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा। वहीं जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक कम वर्षा, अत्यधिक कम वर्षा। तीसरा वनों की कटाई। चौथा जल प्रदूषण। पांचवा कंक्रीटीकरण का विस्तार, कंक्रीटीकरण का विस्तार, कंक्रीटीकरण का विस्तार। अगला लिख ले जल का दुरुपयोग, जल का दुरुपयोग इत्यादि, जल का दुरुपयोग इत्यादि, जल का दुरुपयोग इत्यादि। ये हो गया आपके पेयजल संकट के कारण। अगला जल संग्रहण या जल प्रबंधन। तो चलिए दोनों एक ही, चलिए दोनों एक, देखिए प्रबंधन जैसे हम लोग कह देते हैं एक प्रणाली हो जाती है, दिस इज अ सिस्टम। वहीं संग्रहण कर दे तो हमने क्या कर लिया, एक वहाँ पे भी हम लोग प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी एक अपनी जो होती है ना, है ना, अपनी जो एक व्यवस्था होगी ना उस तरह के आप बना ले। और संग्रहण हो गया आपके यहाँ इकट्ठा करके रखना। संग्रहण का मतलब होते बच्चे इकट्ठे करके रखना। प्रबंधन मैनेजमेंट करना कि कैसे किसका उपयोग करना है, कहाँ जितनी की जरूरत है वहाँ, ठीक ना। बिल्कुल जल कृषि, ओके जल कृषि। अरे जल कृषि आप वो लाभ वाले में लिख सकते हैं कि जल कृषि हो रहे हैं या कृषि क्षेत्र में। आपके चैप्टर भी एक कृषि है। मैंने मृदा में बस वहाँ पे मैंने आप लोग को 1-2 कृषि के फसल के नाम इसलिए बतला दे किस मृदा में किस प्रकार के प्रमुख होते हैं, ताकि आप जब मैं कृषि वाले चैप्टर पढ़ाऊँ ना वहाँ आप लोग पहले से सजग रहे, इसलिए मैंने बताया था। यहाँ भी चलिए हो गए। अगला हेडिंग दीजिए जल प्रबंधन। जल प्रबंधन,
जल प्रबंधन, हेडिंग दीजिएगा जल प्रबंधन, जल प्रबंधन। जल प्रबंधन क्या देने हैं जी? जल प्रबंधन। जल प्रबंधन। चलिए कई बच्चे कमेंट है, अगर ठीक लिख रहे हो तुम लोग, ठीक लिख रहे हो है ना, कि एक प्रणाली है, जल संग्रहण की एक प्रणाली है, क्लियर है, जल के उपयोग का एक प्रणाली है। अच्छा ठीक है, आप लोग के कमेंट ठीक ठाक आ रहे हैं। चलिए चलिए, तो हम लोग की बात करते हैं। तो जैसे आप लोग समझ गए ये क्या है, एक प्रणाली है। क्या चीज की प्रणाली है जी? जल उपयोग की प्रणाली है। मैं दे दूं, जल उपयोग की प्रणाली है ये, या मैं ये बोलूं कि जल संकट के निवारण की प्रणाली है, जल संरक्षण की प्रणाली है। चलिए ये शब्द ज्यादा बेस्ट होंगे, जल संरक्षण की प्रणाली। तो जल प्रबंधन क्या है? एक जल संरक्षण की प्रणाली है। संरक्षण में ही आपके उपयोग और इनकी रक्षा, इट मीन संकट से निवारण भी सम्मिलित है। क्लियर है? तो मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा, जल प्रबंधन क्या है? जल संरक्षण की एक प्रणाली है। क्लियर है? प्राचीन काल से ये चलती आ रही है और अभी भी है। प्राचीन काल की मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो मुझे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, आपके बुक में भी होंगे। आपके इलाहाबाद में आपकी एक जगह है, सिंगवेरा करके शायद जगह है, वहाँ पे आपके प्राचीन, बहुत ज़्यादा प्राचीन वहाँ पे एक स्रोत मिलते हैं। अगर मैं एकदम शुरू से बात करूँ, सिंधु घाटी सभ्यता से बात करूँ, तो वहाँ पे भी जल प्रबंधन के लिए आप देखने कुएं का वहाँ पे निर्माण किए जाते थे, है ना, सिंचाई के लिए भी कुएं, स्नानागार, ऐसे कुछ, है ना, तो जल प्रबंधन की थी। तो इलाहाबाद में भी कुछ सिंगवेरा नाम की जगह है, वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा राजा में देखा जाए तो शासक में आपके चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इन्होंने भी बांध का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, है ना। आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में भी देखे जाएंगे आपको कि इन्होंने भी सिंचाई प्रणाली का विकास किया था। क्लियर है? तो आपको अलग अलग शासक के समय में अलग अलग सिंचाई व्यवस्था, जल प्रबंधन की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, या जल संग्रहण की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये आज की व्यवस्था नहीं है, प्राचीन काल से आती चलती आ रही है, ठीक ना। और अभी भी इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक ना। तो ये बड़े गर्व की बात है कि प्राचीन चीज़ों को हम लोग थोड़े बहुत बचा के रखे हैं किसी क्षेत्र में। क्लियर है? किस क्षेत्र में है, मैं अभी जल संग्रहण में बतलाऊंगा किस किस क्षेत्र में, उसका अलग अलग नाम है उस क्षेत्रों में, है ना। जल प्रबंधन दे दिए हेडिंग, पहले लिख लीजिए, है ना। कुछ ही देर की क्लास है, अब खत्म ही करने वाला हूँ क्लास को। जल प्रबंधन, उसके बाद जल संग्रहण करवाऊंगा, उसके बाद इस क्लास को कंप्लीट करूंगा। बिल्कुल चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएंगे आज, बिल्कुल। जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट होते हैं बच्चे, जल प्रबंधन दे दिए हेडिंग। चलिए लिखिएगा, लिखिए, यह जल संरक्षण की एक प्रणाली है, यह जल संरक्षण की एक प्रणाली है जिसका विकास प्राचीन काल से ही होती आ रही है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध निर्माण, कोष्ठ में गंगा नदी दे दीजिएगा, इसको गंगा नदी पे किए थे। बांध निर्माण, इल्तुतमिश के समय
सिंचाई के लिए बांध निर्माण इत्यादि इल्तुतमिश के समय, ये है ना, इल्तुतमिश के समय सिंचाई के लिए बांध निर्माण इत्यादि प्रमुख साक्ष्य हैं। साक्ष्य हैं। क्लियर है, लिख लिए आप लोग? हाँ, क्षेत्र भी बतला दो। अब देखिए, ये गंगा के मैदान के क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, इल्तुतमिश आपके दिल्ली के क्षेत्र में किया था, इलाहाबाद में मैंने बताया ना सिंगवेरा है ना, एक जगह है ना, हाँ वहीं पे बतलाया तो सिंगवेरा, सिंगवेरा एक जगह थे, वहां पे भी गंगा नदी के तट पे ही। अच्छा, लिखा है नहीं सर, अच्छा ये बोल रहे हैं, तो 2 एग्जाम्पल मैंने ये लिखा दिया, काफी है, 2 एग्जाम्पल काफी है। जल संग्रहण देते हैं। चलिए अगला हेडिंग दे दीजिए, जल संग्रहण। वो भी एक प्रकार की इसी तरह की एक व्यवस्था है, कोई ये नहीं है। या मैं इसी का मैं बोलूँ कि इसी को सफल बनाने के लिए, इसी व्यवस्था को सफल बनाने के लिए है ना, वो व्यवस्था की जाती है। जल संग्रहण बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, जल संग्रहण। जल संरक्षण, जल संग्रहण जल संग्रहण जल संग्रहण क्या होता है बच्चे? जल को इकट्ठा करके संग्रहित करके रखना जल संग्रहण होते हैं। तो मैं ये बोलूं कि जल को इकट्ठा करके रखना आपके क्या होते हैं? जल संग्रहण होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हैं और कई पद्धति अपनाए गए हैं जल संग्रहण की, है ना। बिल्कुल, तो हेडिंग दीजिए, बातचीत हम लोग करेंगे, कम से कम कंप्लीट तो कर लीजिए, चैप्टर कंप्लीट कर ले, फिर बात करते हैं हम लोग। जल संग्रहण हेडिंग दे दिए, बिल्कुल, चलिए बड़े अच्छे हैं, बात है, हेडिंग दे दे, लिखिए। जल संकट को देखते हुए, जल संकट को देखते हुए जल को इकट्ठा करके रखना जल संग्रहण कहलाते हैं। जल संग्रहण कहलाते हैं। जल संग्रहण कहलाते हैं। देखिएगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जल संग्रहण की पद्धति एवं नाम भिन्न भिन्न है। पद्धति एवं नाम भिन्न भिन्न है। जैसे अगर मैं बात करूं पर्वतीय क्षेत्र में कूल और गूल कहा जाता है। क्या होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्र में जल संग्रहण कैसे होते हैं, देखिए। हाँ, अभी जैसे मैं नहीं लिखना, मैं लिखाऊंगा, 1 मिनट आप समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र है जी, है ना, ये पर्वत हो गए। पर्वत से आप क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ से कोई नदी ऐसे करके बहती जा रही है, क्लियर है। तो क्या करते थे पर्वतीय लोग, इस नदी के मार्ग को यहाँ से कट करते थे और पानी के बहाव को इधर भी लेके आते थे, है ना, इधर भी लेके आते थे, और यहाँ पे वो सीढ़ी नुमा खेती करते थे, है ना, या यहाँ पे क्या करते थे, वो जल संग्रहण कुछ इस प्रकार से करते थे, क्लियर है, या जल का एक अच्छा उपयोग करते थे वो सब। तो कूल और गूल पर्वतीय क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्लियर। खादिन
खादिन आपके जैसलमेर के क्षेत्र में, खादिन इन्हीं के नाम है आपके, खादिन, खादिन ये जैसलमेर के क्षेत्र में आपके, राजस्थान के जैसलमेर के क्षेत्र में आपको क्या मिलने वाले हैं, ये खादिन नाम से आपको मिलने वाले। टांका भी मिलने वाले आपके नाम से, टांका। आप भूमि के अंदर क्या कहते हैं, भूमि के अंदर आप एक टैंक बनाते हैं, है ना बच्चे, टैंक बनाते हैं और उसमें जल को संग्रहित करके रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टांका बोलते हैं। और ये नाम आपके राजस्थान और गुजरात में यूज किए जाते हैं। बस राजस्थान गुजरात ही नहीं, आपके कर्नाटक में भी ये देखने को मिलता है, तमिलनाडु में भी ये सब देखने को मिलती है, ठीक ना। तो बस भारत के एक ही नहीं, कई राज्यों में ये चीज़ देखने को मिलते हैं। लेकिन भारत के जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्र, आपके राजस्थान के तो बहुत सारे क्षेत्र, गुजरात के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, यहाँ सब पे आपको जल संकट या सूखे काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ ये प्रचलित नाम सब थे, ये प्रचलित नाम सब है जो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं इसको भी अ लिखा देता हूँ। तो जैसे में लिखिएगा आप लोग, जैसे में लिखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में कुल व गुल पद्धति, कुल या गुल पद्धति, कॉमा टांका इत्यादि। हाँ, इस सब को भी मैं लिखा देता हूँ, 1 मिनट समय दे दीजिए। टांका इत्यादि। टांका क्या होते थे, भूमि के अंदर आप टैंक बना लिए, उसमें क्या कर रहे हैं, वर्षा के जो जल आ रहे हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको अगला जो वर्षा जल संग्रहण जो हेडिंग दिलाने वाला, उसमें इसका और अच्छे से जिक्र करूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिखा है। तो जल संग्रहण आपके समझ आ गए, जल को इकट्ठा करके रखना। क्यों इकट्ठा करके रखना, ताकि हम लोग आगे आने वाले जो समय है वहाँ इसका उपयोग कर सके, पेयजल में, या जिस समय जल की क्या हो, संकट हो, उस समय इसका उपयोग कर सके, है ना। वर्षा जल संग्रहण, एक हेडिंग आप बनाइएगा, वर्षा जल संग्रहण। हाँ, इसलिए मैंने आपको ये करवाया। बात दोनों से देखिए, आपके वर्षा जल संग्रहण जो है ना बच्चे, ये भी जल की इकट्ठा करने की पद्धति है, एक व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन कौन सी जल की, तो वर्षा जल की। कौन से जल, वर्षा जल। कौन सी जल इसमें, वर्षा जल है। वर्षा जल संग्रहण, चलिए लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए वर्षा जल संग्रहण, आप लिख लीजिए, लिखिएगा। वर्षा जल को वर्षा जल को इकट्ठा करके रखना, वर्षा जल को इकट्ठा करके रखना जल संग्रहण है। जल संग्रहण है। यह वर्षा जल का विवेकपूर्ण उपयोग की भी एक व्यवस्था है। विवेकपूर्ण उपयोग की भी एक व्यवस्था है। क्लियर है आप लोग, व्यवस्था है। चलिए, अब अलग अलग क्षेत्र में इसका नाम करते, तो आप एक शायद ऐसे लिख लीजिए, जैसे खादिन और जोहर ये आपके जैसलमेर, बीकानेर, ये राजस्थान के क्षेत्र में। टांका भूमिगत टैंक होते हैं जो आप राजस्थान गुजरात के क्षेत्र में।
पर्वतीय क्षेत्र में कूल और गूल पद्धति। तो ये 3 एग्जाम्पल है, आप लिखिए। तो पहले 3 एग्जाम्पल है, ये लिख लीजिए। 3 एग्जाम्पल है, इसे लिख लीजिए। अगर लिख लेते हैं ये 3 एग्जाम्पल तो मुझे बतलाइए, मैं आगे दिखाता हूँ। चलिए ज़्यादा समय नहीं, हो गया होंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल हो गए ये 3। उसके बाद आप नोट में NOT नोट लिखिए। यहाँ पे मैं कुछ विशेष बात बतलाने वाला हूँ, इससे जुड़ी नोट में आप लिखिए। फर्स्ट नंबर नोट लिखिए। तो बच्चे कर्नाटक के एक गांव है, एक जिला है मैसूरी। कर्नाटक की जिला है मैसूरी। उसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। नोट में ही लिखने हैं जो मैं अब लिखाऊंगा। 5 मिनट दे दीजिए, मैं क्लास कंप्लीट करवा देता हूँ। 5 मिनट दे दीजिए। तो देखिए, कर्नाटक की एक जिला है मैसूरी। मैसूरी कर्नाटक की एक जिला है। यहाँ पे क्या करते थे, तो वर्षा जल का संग्रह बड़े ही यूनिक तरीके से यहाँ होते थे। वर्षा जल संग्रहण कैसे होते थे, तो इसमें छठ का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये हो गए, ये क्या है आपके, किसी घर है, कोई घर है, कोई घर है ये। अब क्या करते थे, तो वर्षा जल जो होते थे इससे हो गए, आप देख रहे हैं, तो इस तरह के घर थे, ठीक ना। छठ थी तो छठ पे जो वर्षा के पानी गिरते थे उसके लिए वो यहाँ पे एक कुछ इस प्रकार की पाइप लगाए रहते थे, ठीक ना। PVC जो पाइप होते वो लगाए होते थे, और इसे अपने घर के आंगन या घर के बगीचा या घर के बाहर एक गड्ढे करते थे, एक टैंक बनाते थे। उसमें इस पानी को, इस जल को इस टैंक में क्या करते थे, इकट्ठा करके रखते थे। क्लियर है। तो ये छत वाले, ये छत से जल का जो संग्रह करते थे, है ना बच्चे, भूमिगत टैंकों में से जल को रखते थे। क्लियर है। ये जल संग्रहण की एक प्रणाली ही है, बिल्कुल इस तरह के काम होते थे। कहाँ पे, आपके कर्नाटक के मैसूरी जो जिला है वहाँ पे। ये चेरापूंजी बिल्कुल उस क्षेत्र में भी होते थे, मेघालय में भी इसकी वर्चस्व थे, राजस्थान के क्षेत्र में भी इस पद्धति का वर्चस्व थे, ठीक ना। क्या ये पाइप होती थी, एक प्रकार की पाइप के माध्यम से भूमिगत टैंक बनाए जाते थे, है ना। इसी को टांका कहा जाता है। इसी भूमिगत टैंक को हम लोग टांका कहते थे, है ना बच्चे। टांका मैंने इससे पहले लिखा है, जो इसी प्रकार के भूमिगत टैंक होते थे जिसे टांका कहते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्था कर्नाटक के मैसूरी जिला में हुए, और लगभग में 200 गांव में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली। और कर्नाटक की यह जिला वर्षा जल संग्रहण के लिए प्रथम स्थान पे, या पूरे भारत में मैं बात करूं, पूरे भारत में ये सबसे ऊपर है। ये जिला क्या चीज की उपाधि लिए हैं, वर्षा जल संग्रहण की उपाधि प्राप्त जिला है। वर्षा जल संग्रहण की उपाधि प्राप्त जिला है ये मैसूरी जिला। कर्नाटक की मैसूरी जिला वर्षा जल संग्रहण प्राप्त जिला है, दर्जा प्राप्त जिला है, बिल्कुल ठीक है। तो इसे ही टांका कहते थे। तो जिस बच्चे का टांका भूमिगत टैंक, ये भूमिगत टैंक होते हैं जिसे टांका कहते थे। क्लियर है आपके। पहला नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, कर्नाटक के मैसूरी जिला, कर्नाटक के मैसूरी जिला वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण कोष्ठ में लिखिएगा 100%, 100%, 100% कोष्ठ में लिखिएगा। कर्नाटक के मैसूरी जिला वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण उपाधि प्राप्त जिला है, उपाधि प्राप्त जिला है, उपाधि प्राप्त
जिला है। चलिए दूसरा देखिए, एक स्टेटमेंट थे, शायद मैंने पिछले क्लास में मैंने करवाया नहीं था, तो आप लिख लीजिए। जैसे आपके बहुउद्देशीय जो परियोजना थे उससे जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें क्या बोला हुआ था, उन्हें बोले हुए थे भारत का मंदिर, है ना। तो उसे भी नहीं लिखाया था। उससे पहले एक कर्नाटक भी है, आपके कर्नाटक हो गए, तमिलनाडु, तमिलनाडु आपके क्या हुए थे यहाँ पे, तमिलनाडु है ना। तो यहाँ लिखना है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु क्या किए, इसे इसी प्रकार के वर्षा जल संग्रहण के लिए आवश्यक कर दिए अपने जिलों को, है ना। तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, तमिलनाडु वर्षा जल संग्रहण के लिए या वर्षा जल संग्रहण को अनिवार्य कर दिए हैं, अनिवार्य कर दिए हैं। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिएगा, बहु नदी, लिखते चलिए, बहु नदी घाटी या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के मंदिर कहा था, भारत के मंदिर कहा था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। चलिए हो गए, तो आपके ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अगला जो 4 चैप्टर है उसके साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।